नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में आज हम बात करेंगे अपने अगले डिस्ट्रिक्ट बरेली की। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं इसके इतिहास से। बरेली का इतिहास बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग है। चलिए जानते हैं इसका प्राचीन इतिहास। वर्तमान बरेली क्षेत्र प्राचीन काल में पांचाल राज्य का हिस्सा था। महाभारत के अनुसार तत्कालीन राजा द्रुपद तथा द्रोणाचार्य के बीच हुए एक युद्ध में द्रुपद की हार हुई और फलस्वरूप पांचाल राज्य का दोनों के बीच विभाजन हुआ। इसके बाद यह क्षेत्र उत्तर पांचाल के अंतर्गत आया, जहां के राजा द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हुए। अश्वत्थामा ने संभवतः हस्तिनापुर के शासनों के अधीनस्थ राज्य पर राज शासन किया। उत्तर पांचाल की तत्कालीन राजधानी अहिछत्र के अवशेष बरेली जिले की आवला तहसील में स्थित रामनगर के समीप पाए गए हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार गौतम बुद्ध ने एक बार अहिछत्र का दौरा किया था। यह भी कहा जाता है कि जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ को अहिछत्र में कैवल्य प्राप्त हुआ था। कैवल्य यानी एनलाइटनमेंट। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बरेली अब भी पांचाल क्षेत्र का ही हिस्सा था, जो कि भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। 4ठी शताब्दी के मध्य में महापद्मनंद के शासनकाल के दौरान पांचाल मगध साम्राज्य के अंतर्गत आया तथा इस क्षेत्र पर नंद तथा मौर्य राजवंश के राजाओं ने शासन किया। क्षेत्र में मिले सिक्कों से मौर्य काल के बाद के समय में यहाँ कुछ स्वतंत्र शासकों के अस्तित्व का भी पता चलता है। क्षेत्र का अंतिम स्वतंत्र शासक अच्युत था, से समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, जिसके बाद पांचाल को गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में गुप्त राजवंश के पतन के बाद इस क्षेत्र पर मौखरियों का प्रभुत्व रहा। सम्राट हर्ष, जिसका शासनकाल 606 से लेकर 647 एडी के बीच में था, इस समय यह क्षेत्र जो था अहिछत्र भुक्ति का हिस्सा था। चीनी तीर्थयात्री वैन सॉन्ग ने भी लगभग 635 ईस्वी में अहिछत्र का दौरा किया था। हर्ष की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र में लंबे समय तक अराजकता और भ्रम की स्थिति रही। 8वीं शताब्दी की दूसरी तिमाही में यह क्षेत्र कन्नौज के राजा यशोवर्मन के शासन अधीन आया और फिर उसके बाद कई दशकों तक कन्नौज पर राज करने वाला अयोध्य राजाओं के अंतर्गत रहा। 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति बढ़ने के साथ बरेली भी उनके अधीन आ गया और 10वीं शताब्दी के अंत तक उनके शासनाधीन रहा। गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद क्षेत्र के प्रमुख शहर अहिछत्र का एक समृद्ध सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रभुत्व समाप्त होने लगा। राष्ट्रकूट प्रमुख लखनपाल के शिलालेख से पता चलता है कि इस समय तक क्षेत्र की राजधानी को भी बोधमायुध यानी कि वर्तमान बदायूं में स्थानांतरित कर दिया गया था। बात करते हैं बरेली की स्थापना और इससे जुड़े मुगल काल। लगभग 1500 ईस्वी में क्षेत्र के स्थानीय राजपूत शासक राजा जगत सिंह कठेरिया ने जगतपुर नामक ग्राम को बसाया था, जहां से वे शासन करते थे। यह क्षेत्र अब भी वर्तमान बरेली नगर में स्थित एक आवासीय क्षेत्र है। 1537 में उनके पुत्रों बांसदेव तथा बरलदेव ने जगतपुर के समीप एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसका नाम उन दोनों के नाम पर बांस बरेली पड़ गया। इस दुर्ग के चारों ओर धीरे धीरे एक छोटे से शहर ने आकार लेना शुरू किया। 1569 में बरेली मुगल साम्राज्य के अधीन आया और अकबर के शासनकाल के दौरान यहाँ मिर्जाई मस्जिद तथा मिर्जाई बाग का निर्माण हुआ। इस समय यह दिल्ली सूबे के अंतर्गत बदायूं सरकार का हिस्सा था। 1596 में बरेली को स्थानीय परगने का मुख्यालय बनाया गया था। इसके बाद विद्रोही कठेरिया राजपूतों को नियंत्रित करने के लिए मुगलों ने बरेली क्षेत्र में वफादार अफगानों की बस्तियों को बसाना शुरू किया। शाहजहां के शासनकाल के दौरान बरेली को तत्कालीन प्रशासक राजा मकरंद राय खत्री ने 1657 में पुराने दुर्ग के पश्चिम में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक नए शहर की स्थापना की। इस शहर में उन्होंने एक नए किले का निर्माण कराया और साथ ही शाहदाना के मकबरे और शहर के उत्तर में जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया। मकरंदपुर, आलमगिरीगंज, मलूकपुर, कुंवरपुर तथा बिहारीपुर क्षेत्रों की स्थापना का श्रेय भी उन्हें या उनके भाइयों को दिया जाता है। 1658 में बरेली को बदायूं प्रांत की राजधानी बनाया गया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान और उसकी मृत्यु के बाद भी क्षेत्र में अफगान बस्तियों को प्रोत्साहित किया जाता रहा।
इन अफगानों को रुहेला अफगानों के नाम से जाना जाता है। इसी कारण से इस क्षेत्र को रुहेलखंड भी बोला जाता है। चलिए अब बात करते हैं रुहेलखंड राज्य की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली के मुगल शासक कमजोर हो गए तथा अपने राज्य के जमींदारों, जागीरदारों आदि पर उनका नियंत्रण हटने लगा। उस समय इस क्षेत्र में भी अराजकता फैल गई तथा यहाँ के जमींदार स्वतंत्र हो गए। इसी क्रम में रुहेलखंड भी मुगल शासन से स्वतंत्र राज्य बनकर उभरा और बरेली रुहेलखंड की राजधानी बनी। 1740 में अली मोहम्मद रुहेलखंड शासक बने और उनके शासनकाल में रुहेलखंड की राजधानी बरेली से आंवला स्थानांतरित हो गई। 1744 में अली मोहम्मद ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और राजधानी अल्मोड़ा पर कब्जा किया और 7 महीनों तक उनकी सेना अल्मोड़ा में ही रही। इस समय में उन्होंने वहां के बहुत से मंदिरों को नुकसान भी पहुंचाया। हालांकि अंततः क्षेत्र के कठोर मौसम से तंग आकर और कुमाऊं के राजा द्वारा 3 लाख रुपए के हर्जाने के भुगतान पर रुहेला सैनिक वापस बरेली लौट गए। इसके 2 वर्ष बाद मोहम्मद शाह ने क्षेत्र पर आक्रमण किया और अली मोहम्मद को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया। 1 वर्ष बाद 1748 में अली मोहम्मद वहां से रिहा हुए और वापस आकर फिर रुहेलखंड के शासक बने, परंतु इसके 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें राजधानी आंवला में ही दफना दिया गया। अली मोहम्मद के पश्चात उनके पुत्रों के संरक्षण हाफिज रहमत खान रुहेलखंड के अगले शासक हुए। इसी समय में फर्रुखाबाद के नवाब ने रुहेलखंड पर आक्रमण कर दिया, परंतु हाफिज रहमत खान ने उनकी सेना को पराजित कर नवाब को मार दिया। इसके बाद वह उत्तर की ओर सेना लेकर बढ़े और पीलीभीत और तराई पर कब्जा कर लिया। फर्रुखाबाद के नवाब की मृत्यु के बाद अवध के वजीर सफ्दरजंग ने उनकी संपत्ति को लूट लिया और इसके कारण रुहेलखंड और फर्रुखाबाद ने एक साथ संगठित होकर सफ्दरजंग को हराया, इलाहाबाद की घेराबंदी की और अवध के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप वजीर ने मराठों की सहायता मांगी और उनके साथ मिलकर आंवला के समीप स्थित बिसौली में रुहेलाओं को पराजित किया। उन्होंने 4 महीनों तक पहाड़ियों की तलहटी में रुहेलाओं को कैद रखा, लेकिन अहमद शाह दुर्रानी के आक्रमण के समय उपजे हालातों में दोनों के बीच संधि हो गई और हाफिज खान पुनः रुहेलखंड के शासक बन गए। 1754 में जब शुजाउद्दौला अवध के अगले वजीर बने तो हाफिज भी रुहेलखंड की सेना के साथ उन पर आक्रमण करने निकले। मुगल सेना में शामिल हो गए, लेकिन वजीर ने उन्हें 5 लाख रुपए देकर खरीद लिया। 1761 में हाफिज रहमत खान ने पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानिस्तान तथा अवध के नवाबों का साथ दिया और उनकी संयुक्त सेनाओं ने मराठों को पराजित कर उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य के विस्तार को अवरुद्ध कर दिया, यानी कि रोक दिया। अहमद शाह के आगमन और शुजाउद्दौला से ब्रिटिश सत्ता से संघर्षों का फायदा उठाकर हाफिज ने उन वर्षों के दौरान इटावा पर कब्जा किया और लगातार अपने शहरों को मजबूत करने के साथ साथ और नए गढ़ों की स्थापना करते रहे। 1770 में नजीबाबाद के रोहिला शासक नजीब उद दौला सिंधिया को होलकर मराठा सेना के साथ आगे बढ़े और उन्होंने हाफिज खान को हरा दिया, जिस कारण हाफिज को अवध के वजीर से सहायता मांगनी पड़ी। शुजाउद्दौला ने मराठों को 40 लाख रुपए का भुगतान दिया और वे रुहेलखंड से वापस चले गए। इसके बाद अवध के नवाब ने हाफिज खान से इस मदद के लिए भुगतान करने की मांग की। जब हाफिज उनकी मांग पूरी नहीं कर पाए तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर वॉरेन हॉस्टिंग्स को उनके कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर चैंपियन की सहायता से रुहेलखंड पर आक्रमण कर दिया। 1774 में दौला और कंपनी की संयुक्त सेना ने हाफिज को हरा दिया, जो मीरापुर कटराम के युद्ध में मारे गए। हालांकि अली मोहम्मद के पुत्र फैजुल्ला खान युद्ध से बचकर भाग गए। कई वार्ताओं के बाद उन्होंने 1774 में ही शुजाउद्दौला के साथ एक संधि की, जिसके तहत उन्होंने सालाना 15 लाख रुपए और 9 परगनों को अपने शासनाधीन रखा और शेष रुहेलखंड वजीर को दे दिया। 1774 से 1800 तक रुहेलखंड प्रांत अवध के नवाब द्वारा शासित था। अवध राज में सादत अली के बरेली का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1801 तक ब्रिटिश सेना का समर्थन करने के लिए संधियों के कारण सब्सिडी बकाया हो गई थी। कर चुकाने के लिए नवाब सादत अली खान ने 10 नवंबर 1801 को हस्ताक्षरित संधि में रुहेलखंड को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। चलिए बात करते हैं बरेली पर कंपनी के शासन की। 1801 में बरेली समेत
पूरा रोहिलखंड क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य में आया था और इसके तत्कालीन गवर्नर जनरल के भाई हेनरी वेलेस्ली को बरेली में स्थित आयुक्तों के बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1805 में एक पिंडारी अमीर खान ने रोहिलखंड पर आक्रमण किया, लेकिन उसे बाहर खदेड़ दिया गया। इसके बाद इस क्षेत्र को 2 जिलों में व्यवस्थित किया गया, मुरादाबाद तथा बरेली, जिनमें से बाद वाले जिले का मुख्यालय बरेली नगर में था। नगर में इस समय कई आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों का गठन किया गया और इससे नैनीताल, पीलीभीत, मुरादाबाद तथा फर्रुखाबाद से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण किया। 1811 में नगर के दक्षिण की ओर नकटिया नदी के पश्चिम में बरेली छावनी की स्थापना की गई, जहां एक छोटे से दुर्ग का निर्माण किया गया था। छावनी क्षेत्र में उस समय पूरे नगर से कई अधिक भवन थे। कंपनी शासनकाल के दौरान जिले भर में कंपनी के विरुद्ध संतोष की भावना थी और फिर 1814 में एक नए ग्रह करके लागू होने से अंग्रेजों के खिलाफ काफी आक्रोश हुआ। व्यापार अभी भी ठप पड़ा था, दुकानें बंद हो गईं और कई लोग करों के उन्मूलन की मांग के साथ न्यायालय के पास इकट्ठे हुए। मजिस्ट्रेट डैम्बलटन, जो पहले से ही अलोकप्रिय थे, उन्होंने एक कोतवाल को मूल्यांकन करने का आदेश देकर स्थिति को और बिगाड़ दिया। फलस्वरूप कैप्टन कनिंघम के नेतृत्व में सिपाहियों और विद्रोही जनता के बीच हुई झड़प में लगभग 300 से 400 लोग मारे गए। 1818 में ग्लिन को बरेली के मजिस्ट्रेट और कार्यवाहक न्यायाधीश और साथ ही बुलंदशहर के संयुक्त मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया था। बरेली जिले के कुछ हिस्सों से 1813 से लेकर 1814 में शाहजहांपुर जिले का, जबकि 1844 में बदायूं जिले का गठन किया गया। चलिए बात करते हैं बरेली से जुड़े 1857 के विद्रोह की। बरेली 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र था। मेरठ से शुरू हुए विद्रोह की खबर 14 मई 1857 को बरेली पहुंची। इस समय उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में दंगे हुए और बरेली, बिजनौर और मुरादाबाद में मुसलमानों ने मुस्लिम राज्य के पुनरुद्धार का आह्वान किया। 31 मई को जब अंग्रेज सिपाही चर्च में प्रार्थना कर रहे थे, तब तोपखाना लाइन के सूबेदार बख्त खान के नेतृत्व में 18वीं और 68वीं देशज रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया और सुबह 11 बजे कप्तान ब्राउन का मकान जला दिया गया। इसके बाद 68वीं पैदल सेना ने अपनी लाइन के पास के यूरोपियनों पर आक्रमण किया। छोटी टुकड़ियां अलग अलग बंगलों की ओर चल पड़ी, जबकि बाकी बचे सिपाहियों ने इधर उधर भागने चाहने वाले अंग्रेजों को पकड़ने का प्रबंध किया। इस हमले से डरे सहमे यूरोपियन लोग घुड़सवार की लाइन की ओर दौड़े और वहां जाते ही नेटिव घुड़सवार रेजिमेंट को विद्रोहियों पर आक्रमण करने का आदेश दिया गया, पर उस रेजिमेंट ने भी विद्रोह कर दिया। छावनी में विद्रोह सफल होने की सूचना शहर में फैलते ही जगह जगह अंग्रेजों पर हमले शुरू हो गए और शाम 4 बजे तक बरेली पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो चुका था। इस दिन 16 अंग्रेज अफसरों को मौत के घाट उतार दिया गया। बचे हुए लोग नैनीताल की तरफ भाग गए, जिनमें से लगभग 32 अधिकारी नैनीताल तक सही सलामत पहुंच सके। अंग्रेजी निशान उतार फेंककर बरेली में स्वतंत्रता का हरित ध्वज फहराते ही नेटिव तोपखाने के मुख्य सूबेदार बख्त खान ने सारी नेटिव सेना का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। फिर उन्होंने अंतिम रोहेला शासक हाफिज रहमत खान के पोते खान बहादुर खान के नाम पर जयघोष करके दिल्ली के बादशाह के सूबेदार की हैसियत से रोहिलखंड का शासन भी अपने हाथ में लिया। बरेली में स्थित यूरोपियनों के घर द्वारों को जलाकर, लूटकर भस्म करने के बाद फिर कैद किए गए यूरोपियनों को खान बहादुर ने अपने सामने बुलवाया और उनकी जांच के लिए एक कोर्ट नियुक्त किया। इन अपराधियों में बदायूं प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर के दामाद डॉक्टर हे बरेली के सहकारी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कर्सन और बरेली के जिला मजिस्ट्रेट भी थे। अलग अलग आरोपों के कारण इन सभी को फांसी का दंड सुनाया गया और 6 यूरोपियनों लोगों को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस तरह अपना सिंहासन पक्का जमाने के बाद खान बहादुर ने सारा रोहिलखंड स्वतंत्र होने का समाचार दिल्ली में और फिर बख्त खान के नेतृत्व में सभी सैनिक दिल्ली की ओर चल दिए। विद्रोह के सफल होने के बाद 1 जून को विजय जुलूस निकाला गया और कोतवाली के समीप एक ऊंचे चबूतरे पर खान बहादुर खान को बैठाकर उनकी ताजपोशी की गई और जनता की उपस्थिति में उन्हें बरेली का नवाब घोषित कर दिया गया। इसके बाद खान बहादुर ने सारा रोहिलखंड स्वतंत्र हो जाने का समाचार दिल्ली भेजा। 11 माह तक बरेली आजाद रहा। इस अवधि के दौरान खान बहादुर खान ने शोभाराम को अपना दीवान बनाया।
1 जून 1857 को बरेली में फौज का गठन किया गया और स्वतंत्र शासक के रूप में बरेली से चांदी के सिक्के जारी किए गए। 13 मई 1858 को ब्रिटिश जिले की सेना की 9वीं रेजिमेंट ऑफ फुट के कमांडर कॉलिन कैम्पबेल प्रथम बैरन क्लाइड से बरेली पर आक्रमण कर दिया और 93वीं हाईलैंडर्स के कप्तान विलियम जॉर्ज ड्रमंड स्टुअर्ट की सहायता से लड़ाई में विजय प्राप्त कर ब्रिटिश शासन बहाल किया। कुछ विद्रोहियों के पकड़ लिया गया और उन्हें मौत की सजा दी गई। परिणाम स्वरूप 1857 का विद्रोह बरेली में भी विफल हो गया। खान बहादुर खान नेपाल भाग निकले, लेकिन नेपाल नरेश जंग बहादुर राणा ने उन्हें हिरासत में लेकर अंग्रेजों को सौंप दिया। 1 जनवरी 1858 को उन्हें मुकदमे के लिए बरेली लाकर छावनी में रखा गया। मुकदमा 1 फरवरी को शुरू हुआ, जिसमें उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 24 फरवरी 1860 को कोतवाली में फांसी दे दी गई। उन्हें पुरानी जेलाद जेल के सामने दफन किया गया, जहां आज भी उनकी मजार है। खान बहादुर खान के अतिरिक्त 257 अन्य क्रांतिकारियों को भी कमिश्नरी के समीप एक बरगद के पेड़ के नीचे फांसी दे दी गई। बात करें ब्रिटिश राज की, तो 1858 में जब बरेली पुनः ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया तो छावनी क्षेत्र में नियमित ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियों की तैनाती हो गई। छावनी तक मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई थी। पूर्वी भाग में भारतीय इन्फेंट्री लाइनें स्थित थी, मध्य भाग में ब्रिटिश इन्फेंट्री लाइनें और एक भारतीय बटालियन थी, जबकि आर्टिलरी लाइनों को पश्चिमी भाग में तैनात किया गया था। छावनी तथा नगर के बीच काफी खाली क्षेत्र था, जिस पर रेस कोर्स या पोलो ग्राउंड में अतिक्रमण किए बिना 2 या अधिक बटालियन रह सकती थी। अगले कुछ सालों में इस क्षेत्र पर सिविल लाइन क्षेत्र बसाया गया, जिसमें तब केवल ब्रिटिश अफसर रहा करते थे। तो ये थी बरेली के इतिहास के बारे में कुछ खास बात। दोस्तों, कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम बताएंगे आज के बरेली की कुछ खास बातें। ऑल्सो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगले वीडियोस हम किस शहर के पर बनाए जाए। जय हिंद, जय भारत।